हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जेल ब्रेक। तो कहानी की शुरुआत होती है पेरिस सन 1931 से, जहां पर हम पेपोलियन नाम के आदमी को देखते हैं, जो देखने में काफी अमीर घर का लगता है, लेकिन असलियत में वो एक चोर है और आज भी वो यहाँ पर एक चोरी करने के लिए आया हुआ है। उसे वहाँ पर कई सारे हीरे मिलते हैं जिन्हें लाकर वो अपने बॉस को दे देता है। पर वहाँ हम देखते हैं कि उसके बॉस के लोग किसी आदमी को मार रहे हैं, लेकिन पेपालियन के लिए ये काफी आम बात थी, इसलिए वो वापस घर आ जाता है, जहाँ पर हमारी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड नैनी से होती है, जो उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन पेपालियन को बस 6 महीने का टाइम चाहिए, जिसके बाद वो उसे शादी कर लेगा। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। उसके घर पर पुलिस आ चुकी थी और तब उन दोनों का सारा प्लान चौपट हो जाता है। पुलिस का कहना था कि उसने एक आदमी का खून किया है और उसकी बॉडी भी उन्हें मिल गई है। दरअसल पेपोलियन के बॉस जिस आदमी को मार रहे थे, पुलिस वालों को उसी की लाश मिली थी और कई लोगों ने पेपोलियन को वहां पर देखा था, इसलिए अब वो फंस चुका है। लेकिन क्या पता था इल्जाम उसके बॉस ने ही उस पर लगाया हो खुद को बचाने के लिए। यहाँ से शुरू हो जाती है असली कहानी, जिसे कि आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही देखी होगी। एक ऐसी जेल ब्रेक स्टोरी जिसे कोई ऑफिशियल सुलझा नहीं पाया। यहाँ पेपोलियन को हम जेल में देखते हैं, जहाँ पर नैनी उसे मिलने आती है, जो उसके लिए अपील करना चाहती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए वो उसे बताता है कि मैं कोशिश करूंगा यहाँ से भागने की, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये मुझे नहीं पता, इसलिए तो मेरा इंतजार करना। अब ये बात नैनी को तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। अब अगले दिन सभी कैदियों को एक खास डेविस आइलैंड पर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ से भाग पाना ना के बराबर था। और इसी सफर में पेपोलियन की दोस्ती डेगा नाम के आदमी से होती है, जो उसे लुइस नाम के आदमी के बारे में बताता है। तो दोस्तों, लुइस एक मिलियनर है जो किसी फ्रॉड के चक्कर में अंदर फंस गया है, पर उसके पास इस समय बहुत ही ज्यादा पैसा है, तो वो उसे मिलने जाता है और कहता है कि जेल में जितने भी लोग हैं उनकी तुम्हारी पैसों पर नजर है, इसलिए तुम मुझे अपने पैसे दे दो, जिसके बदले में तुम्हें सिक्योरिटी मैं दे दूंगा। लेकिन लुइस मना कर देता है क्योंकि वो पेपोलियन से अभी अभी मिला हुआ है पहली बार, और इतनी जल्दी वो उस पर कैसे भरोसा कर ले। अब उसी रात शिप पर कुछ लोगों को पता चल जाता है कि लुइस ने खुद के पेट के अंदर पैसे छुपा रखे हैं, तो एक आदमी उसे मारने की फिराक में उसके पास आकर सो जाता है और थोड़ी ही देर में उसे मार देता है। लेकिन उसने गलती से किसी और को मार दिया था जो कि हूबहू लुइस की तरह दिखता था, और इन सब चीजों से अब लुइस बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसलिए अगले दिन वो सीधा जाता है पेपोलियन के पास और उसे कहता है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए यहाँ से भागने के लिए मैं दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे तब तक सिक्योरिटी दोगे जब तक मेरी अपील पूरी नहीं हो जाती। अब दोनों में डील डन हो जाती है और उसी रात एक बार फिर वही आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार पेपोलियन लुइस को बचा लेता है। कुछ समय के बाद वो लोग डेविस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ की जेल किसी नरक से कम नहीं थी। चारों तरफ कुछ ऐसे लोग कैद थे जिनके लिए किसी का खून करना बस एक खेल था, और सबसे बड़ी चीज यहाँ से भाग पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मुश्किल काम में ही तो मजा है। हम जेल के वार्डन को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो सभी को इस जेल में बने 3 रूल बताता है। पहला कि अगर कोई पहली बार यहाँ से भागेगा तो उसकी सजा 2 साल बढ़ा दी जाएगी, और अगर वो दोबारा भागेगा तो 5 साल की सजा बढ़ेगी, और अगर यहाँ पर किसी कैदी ने दूसरे कैदी का खून किया तो उसका सर अलग कर दिया जाएगा। ये सब पेपोलियन सुन रहा था, उसे थोड़ा मोड़ा डर भी लगता, लेकिन अभी भी वो बस अपने चारों तरफ ही देखे जा रहा था कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन वहाँ के कैदियों को भी पता चल चुका था कि लुइस के पास काफी सारे पैसे हैं, इसलिए वो बस मौके की तलाश में थे, जिसके लिए पेपोलियन को तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो उसका यहाँ से जाने का रास्ता खत्म हो जाएगा। अब इन लोगों से काफी काम करवाया जाता है, लेकिन उसी में पेपोलियन एक रास्ता ढूंढ निकालता है। वो एक बोट वाले को पैसे का लालच देता है, जिससे कि वो उसे भगाने में मदद करेगा। लेकिन उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, जिसके बाद वो बोट वाला यहाँ से चला जाएगा, इसलिए वो जो भी करना है उसे जल्दी करना होगा। अब इसी बीच फिर से एक आदमी आकर लुइस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बारी भी पेपोलियन उसे बचा लेता है, पर इसमें उसे काफी चोट आती है। और अब यहाँ लुइस को समझ आ चुका था कि जब तक उसकी अपील पूरी होगी तब तक शायद वो जिंदा ही ना रहे, इसलिए वो भी अब अपने दोस्त के साथ भागने का फैसला कर लेता है। जिसके बाद दोनों अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक आदमी को सजा दी जाती है जिसका नाम था डेगा, और वो असल में इन दोनों का दोस्त होता है। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन वहाँ से उसने भागने की कोशिश करी और इसी चक्कर में उसने 2 लोगों का खून कर दिया, इसलिए उसे आज मौत की सजा सुनाई जाती है। उसका सर पेपोलियन और लुइस के सामने ही काट दिया जाता और फिर उसकी बॉडी को इन दोनों से ही फेंकने को कहा जाता है, जिसमें लुइस को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पेपोलियन उसे समझाता है कि ये बस एक लाश है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें भी मार देंगे, इसलिए दोनों उस लाश को जंगल में लेकर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ लुइस का चश्मा गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो उसे उठकर चलने को कहता है, लेकिन बिना चश्मे के वो देख नहीं सकता है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा।
अब गार्ड को लगता है कि वो उसकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए वो उसे कोड़े मारने लगता है। अब पेपोलियन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता और तब उसे मजबूरन उसके सर पर पत्थर मारना पड़ता है। होप सो कि वो मरा ना हो, वरना उसकी जान तो जाएगी और साथ में लुइस की भी। लेकिन उससे पहले वो वहाँ से भाग जाता है और लुइस को वहीं छोड़कर। पेपोलियन बस भागता रहता है और ऐसे ही भागते भागते रात हो जाती है और तब जाकर उसे वही बोट वाला आदमी नदी के किनारे मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। पर उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। तब पेपोलियन कहता है कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, उसके बाद मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। और वो बोट वाला आदमी हंसने लगता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स थे और वो वार्डन से मिला हुआ था। उसने ही उन्हें बताया था कि पेपोलियन यहाँ से जरूर आएगा। इसके बाद क्या था दोस्तों, उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल तक ऐसे ही जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे वो एक भी शब्द नहीं बोल सकता और उसे बस वहाँ खाने में पानी मिलेगा। लेकिन एक दिन वो नोटिस करता है कि उसके खाने के साथ एक नारियल भी आया है, जो कि लुइस ने भेजा था। ये बात वो समझ जाता है, क्योंकि उसके साथ उसे एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था कि अब से तुम्हें हर दिन एक नारियल मिलेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पेपोलियन नारियल पी कर जिंदा था। लेकिन एक दिन गार्ड्स को उस पर कुछ शक होता है और वो वार्डन को बता देता है इस बारे में। वो आकर उससे इस नारियल के बारे में पूछता है कि ये किसने भेजा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और उसे प्रेशर दिया जाता है कि ये बताने के लिए, पर वो कुछ भी नहीं कहता। और तब वार्डन उसका खाना आधा कर देते हैं और धीरे धीरे खाना ही बंद कर देते हैं, जिससे पेपोलियन बहुत ही कमजोर होता जा रहा था। उसकी मेंटल हालत भी अब ठीक नहीं थी। वो अजीब अजीब हरकतें करता है और कुछ दिनों बाद वार्डन फिर से उसे पूछने के लिए आते हैं और वो नारियल उसे किसने भेजा, और तब भी जाकर वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद उसे ऐसी जगह बंद कर दिया जाता है जहाँ पे रोशनी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसे पूरे दिन पूरी रात बस अंधेरे में गुजारनी पड़ती है, जिसे एक दिन पेपोलियन बेहोश हो जाता है और वो कई दिन तक उठता ही नहीं। और तब गार्ड्स उसे हॉस्पिटल भेजते हैं और यहाँ हम लुइस को देखते हैं, जो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो असल में वार्डन का हेल्पर बन गया था। अब वो पेपोलियन से आकर माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन पेपोलियन पागल नहीं हुआ था, वो बस नाटक कर रहा था ताकि वो उस कैद खाने से बाहर निकल सके। वो लुइस को फिर से यहाँ से भागने का प्लान बताता है जो उसने उस कैद खाने में बनाया था, पर इस बार उन्हें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए वो उसे 2 भरोसे वाले लोगों को इकट्ठा करने को कहता है। कुछ दिनों बाद हम 2 और लोगों को देखते हैं जिनके नाम थे स्मिथ और जॉनी, जो इनके साथ यहाँ से भागेंगे। लुइस पेपोलियन को कुछ पैसे देता है जिससे कि जॉनी जाकर एक बोट खरीद सके। अब वो रात आ जाती है जब इन्हें भागना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और यहाँ लुइस ने जेलर की ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसे पीकर वो सो जाता है। सारे जो भी गार्ड्स थे या ऑफिशियल थे वो बाहर फिल्म देख रहे थे, यानी कि इनके पास एक अच्छा मौका है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर इसी दौरान वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कि बाहर फिल्म देखने वाले गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई भाग चुका है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही बोट मिल जाती है जो जॉनी ने खरीदी थी, जिसे लेकर वो निकल जाते हैं अपनी आजादी की तरफ। लेकिन आगे चलने पे यहाँ इनका सामना होता है एक बहुत ही बड़े तूफान से, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और इसी में हो जाती है जॉनी और लुइस के बीच में लड़ाई, जिसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है पेपोलियन। लेकिन जॉनी उस पर भी भारी पड़ जाता है और तभी पीछे से लुइस आकर उसे चाकू मारने लगता है, जिससे कि उसकी जान चली जाती है। मतलब इनकी किस्मत ही खराब है, कभी बारिश तो कभी तूफान। अब ये लोग उसकी लाश को पानी में डाल देते हैं और इधर तूफान तेजी से इनकी तरफ आ चुका था। देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद जब पेपोलियन की आंख खुलती है तो वो उस आइलैंड पर था, जहाँ उसे लगता है कि वो भले ही बाहर आ गया है समुद्र से, लेकिन अब वो लोग सेफ हैं। पर ऐसा होता नहीं है। उस आइलैंड के लोगों ने वार्डन को पहले ही इनके बारे में खबर दे दी थी कि वो लोग जेल से भागे हैं। अब यहाँ स्मिथ तो गार्ड को देखते ही वहाँ से भागने लगता है, जिससे कि उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है। लेकिन लुइस और पेपोलियन को एक बार फिर पकड़ लिया जाता है और उन्हें उसकी कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और 5 साल बाद, जहाँ पे पेपोलियन अपने सेकंड अटेम्प्ट की सजा काट रहा है। उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन लुइस का कोई भी आता पता नहीं है। वो कहाँ है, किस हालत में, इस बात की खबर किसी को नहीं है। कुछ दिनों बाद पेपोलियन को एक दूसरे और सबसे खतरनाक आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं जिन्होंने बार बार भागने की कोशिश करी थी पर असफल रहे थे। और तभी उसे वहाँ लुइस दिखता है, जिसे यहीं पर कैद किया गया था। वो जगह बहुत ही अजीब होती है, चारों तरफ बस मनहूसियत थी। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे बहुत ही कमजोर हो चुके थे और उनकी दिमागी हालत भी खराब थी। अब पेपोलियन और लुइस भी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उसने अब मान लिया था कि वो यहीं पर रहेगा जब तक मर नहीं जाता। लेकिन पेपोलियन इतनी आसानी से अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। उसने 5 साल कैद खाने में यही सोचते हुए निकाल दिए कि उसने कहाँ क्या गलती की पिछली बार, और इस बार वो उन गलतियों को दोहराएगा नहीं।
इसलिए वो बड़े ही गौर से इस जगह को देखता है और वो एक बार फिर से ट्राई करना चाहता है, क्योंकि इस बार अगर वो पकड़ा गया तो मार दिया जाएगा। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो गार्ड्स बहुत ही कम है, क्योंकि वार्डन को ये बात अच्छे से पता थी कि यहाँ से जो भी भागेगा वो मारा जाएगा। लेकिन नेपोलियन जानता है कि उसे समुद्र में बस एक बार कूदना है, जिसके बाद लहरें अपना काम खुद कर देंगी। वो अपना पूरा प्लान लुइस को बताता है, लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अगर वहाँ से भाग भी गया तो कहाँ जाएगा। उसकी वाइफ ने तो उसके लॉयर से शादी कर लिया और उसकी तो अब उम्र भी हो गई है। तो उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है कि चलो मेरे साथ चलो, हम जिस जगह पर अभी हैं वहाँ से हर कोई भाग सकता है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो फिर भी मना कर देता है, पर जाने से पहले वो अपनी दोस्त की मदद करता है। वो दोनों साथ में मिलकर नारियल से राफ्ट बनाते हैं और फिर उसे लेकर आइलैंड के टॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम गार्ड्स थे। नेपोलियन लुइस से गले मिलता और फिर पानी में छलांग मारता। और यहाँ चौंका देने वाली बात ये थी कि ये नेपोलियन का 3rd अटेम्प्ट था और यहाँ उसकी किस्मत देखिए वो इसमें कामयाब हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को आखिरी अलविदा करते हैं। उसने वो पूरा समुंदर एक नारियल से बनाई हुई राफ्ट से पार कर लिया। अगर लुइस भी उसके साथ होता तो शायद वो भी आज जिंदा होता। और इसी तरह से बहुत समय बीत जाता है। हम एक प्लेन में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और ये असल में नेपोलियन था। वो पेनिनसुला जा रहा है, जहाँ पर वो पब्लिशर से मिलता है और उसे एक फाइल देता है और उस फाइल में उसकी जिंदगी के सारे किस्से थे। वो झूठे केस में 13 साल की सजा काटना या फिर अपने अच्छे दोस्त को खो देना, वो सब उसमें लिखा हुआ था। आखिर में हमें इस कहानी का असली फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे 80,000 कैदियों को उस आइलैंड पर छोड़ दिया गया, जिसमें कि एक नेपोलियन ही था जो वहाँ से भाग पाया, जिसका असली नाम था हेनरी। और उनकी लिखी गई नेपोलियन नाम की बुक उस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बनी, जिसके तकरीबन 13 मिलियन कॉपी बेची गई। और फिर 1970 में उनके ऊपर जितनी भी फॉल्स केस लगे थे उन सबको हटा दिया गया। आखिर में हम हेनरी के रियल फोटो भी देखते हैं, जिसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वेल, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।